हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवनवाग एकेडमी। माई सेल्फ करुणा जोशी। तो हमने स्टार्ट किया था आपके केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम था सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन को हमने प्रीवियस पार्ट से ही स्टार्ट किया था। तो प्रीवियस पार्ट में मतलब जो आपका पार्ट नंबर 1 था सॉल्यूशन का, तो उसमें हमने देखा था सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर के टाइप कौन कौन से होते हैं, सॉल्यूशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एंड कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी होती है सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने के लिए। देन नेक्स्ट लास्ट में गए थे हम सोल्यूबिलिटी के पार्ट के ऊपर। तो सोल्यूबिलिटी में हमने डेफिनेशन देखी थी प्रीवियस पार्ट में, जो की थी अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वाली डेफिनेशन हमने प्रीवियस पार्ट में देखी थी, जो थी सोल्यूबिलिटी की। सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन हमने इसलिए रिपीट की क्योंकि आज के पार्ट में जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, जो कंसेप्ट अभी हमें स्टार्ट करना है, वो सोल्यूबिलिटी के पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को जो रिलेटेड है सोल्यूबिलिटी से। उसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। तो यहाँ पे इस वाले कंसेप्ट पे हमें देखना है कि सोल्यूबिलिटी किस किस फैक्टर्स के ऊपर पे डिपेंड करती है। तो टोटल जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है सोल्यूबिलिटी के, वो 3 फैक्टर्स है। 3 फैक्टर्स के ऊपर सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है। सबसे पहला वाला फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। देन सेकेंड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी। देन नेक्स्ट थर्ड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी। तो टोटल हमें ये 3 फैक्टर्स देखने हैं सोल्यूबिलिटी जिसके ऊपर पे डिपेंड करती है। ठीक है, पहले वाले फैक्टर में देखना है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब जो सोल्यूट, जो भी कंपाउंड हम लेंगे तो उस कंपाउंड में जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होगा तो उसका क्या नेचर होता है और सोल्यूबिलिटी कैसे उसके ऊपर पे डिपेंड करती है, वो हमें सबसे पहले वाले फैक्टर में देखना है। देन नेक्स्ट जो सेकेंड वाला फैक्टर है उसमें कहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है सोल्यूबिलिटी के ऊपर। एंड थर्ड फैक्टर है प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है सोल्यूबिलिटी के ऊपर। ठीक है, एक एक करके हम एक एक फैक्टर को देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो फर्स्ट फैक्टर है आपका, जिसका नाम है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो सबसे पहले उस फैक्टर में क्या कहा है, उसका मीनिंग क्या है वो लिख लेते हैं। द कंपाउंड्स विथ सिमिलर chemical nature are more readily soluble in each other। ठीक है, बहुत सिंप्लीफाइड वे से डेफिनेशन लिखी है हमने नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की, जो है द कंपाउंड्स विद द सिमिलर केमिकल नेचर, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका नेचर होगा, केमिकल नेचर होगा, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जो कंपाउंड है उनका केमिकल नेचर सेम होना चाहिए। आर मोर रेडिली सोल्यूबल इन ईच अदर, तब वो कंपाउंड, अगर उनका केमिकल नेचर सेम है तब वो कंपाउंड एक दूसरे के अंदर में सोल्यूबल हो जाएंगे। ठीक है, उसी का मतलब होता है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है यहाँ का, वो है लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, उसी का मतलब होता है सिमिलर कंपाउंड्स एक दूसरे के अंदर में हमें सोल्यूबल करने, सिमिलर कंपाउंड होने चाहिए, उनका जो केमिकल नेचर है वो सेम होना चाहिए। अगर उनका केमिकल नेचर सेम है उन कंपाउंड्स का, तब वो इजीली एक दूसरे के अंदर में सोल्यूबल हो जाएंगे। ठीक है, उसी का मतलब होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, सेम कंपाउंड होने चाहिए तो वो एक दूसरे के अंदर में सोल्यूबल हो जाएंगे, इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इजीली एक दूसरे के अंदर में वो मिक्स हो जाएंगे, मतलब ही लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, तो चलिए देखते क्या है लाइक डिसॉल्व लाइक में। पोलर सोल्यूट dissolve in
पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। लाइक डिजोल्व लाइक में देख रहे हैं हम, पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। अगर आप इन दोनों का नेचर देखोगे, ठीक है, यहाँ पे सोल्यूट का नेचर है पोलर एंड जो सॉल्वेंट है उसका भी नेचर कैसा है भाई, पोलर नेचर है, ठीक है। सोल्यूट का भी नेचर पोलर है एंड सॉल्वेंट का भी नेचर पोलर है। पोलर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे पोल्स प्रेजेंट हो आपके, मतलब ही जो हम देखते हैं पॉजिटिव निगेटिव पोल्स, वैसे आपके पोल्स वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। तो पोलर कंपाउंड्स होंगे आपके जिसके ऊपर पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव निगेटिव पोल्स आते हैं, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम पोलर कंपाउंड्स। तो यहाँ पे जो आपका सोल्यूट होगा वो पोलर नेचर का है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो भी पोलर नेचर के, मतलब दोनों के दोनों का जो केमिकल नेचर है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो केमिकल नेचर है, दोनों के दोनों का जो केमिकल नेचर है वो सेम है भाई। सोल्यूट भी पोलर नेचर का है, सॉल्वेंट भी पोलर नेचर का है। इसका मतलब दोनों का केमिकल नेचर अगर सेम है, सिमिलर केमिकल नेचर है, इसका मतलब वो क्या होंगे भाई, सोल्यूबल होंगे एक दूसरे के अंदर में, इजीली मोर रेडिली वो एक दूसरे के अंदर में सोल्यूबल होंगे क्योंकि उनका केमिकल नेचर सेम है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं हम। पोलर कंपाउंड लेंगे हम हमारा NaCl डिजोल्व इन H2O, ठीक है। NaCl मतलब ये होता है आपका सॉल्ट, जो अभी हमने देखा था एग्जाम्पल्स में, प्रीवियस पार्ट में भी हमने बीकर लिया था, बीकर के अंदर में वाटर डाला था, वाटर में हमने सॉल्ट ऐड किया था, वही है आपका सॉल्ट, मतलब ये क्या होता है NaCl, वही है आपका नमक, ठीक है। तो नमक को हमने वाटर के अंदर में ऐड किया था, तो नमक था आपका सोल्यूट, वाटर मॉलिक्यूल था आपका सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे देखा हमने NaCl को डिजोल्व किया था हमने वाटर के अंदर में, और NaCl क्या है यहाँ पे, जो Na है, Na के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। देन यहाँ पे भी आप देखोगे H प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पोलर कंपाउंड से पॉजिटिव निगेटिव पोल्स वहाँ पे प्रेजेंट है, पॉजिटिव निगेटिव पोल्स वहाँ पे कंपाउंड के अंदर में एग्जिस्ट करते हैं, इसी का मतलब वो पोलर नेचर के हैं। एंड सोल्यूट का कंपाउंड अगर आप देखोगे तो वो पोलर नेचर का है NaCl, एंड अगर सॉल्वेंट देखोगे वाटर तो वो भी पोलर नेचर का है क्योंकि वाटर के अंदर भी क्या है भाई, पोल्स प्रेजेंट है, पॉजिटिव निगेटिव पोल्स वहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो NaCl है वो डिजोल्व होता है वाटर के अंदर में, दोनों के दोनों पोलर नेचर के है, इसी का मतलब है वो एक दूसरे के अंदर में मोर रेडिली सोल्यूबल है। मतलब उनकी सोल्यूबिलिटी कैसी है भाई, बहुत अच्छी है, क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर में बहुत अच्छी तरह से सोल्यूबल है, बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के अंदर में वो डिजोल्व हो रहे हैं, इसका मतलब उनकी जो सोल्यूबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। तो समझ में आ गया कि कैसे नेचर, जो नेचर ऑफ सोल्यूट क्यों लिखा है हमने, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के ऊपर सोल्यूबिलिटी कैसे डिपेंड करती है। अगर सोल्यूट का एंड सॉल्वेंट का नेचर सेम है, सिमिलर नेचर है, इसी का मतलब उनकी सोल्यूबिलिटी बहुत अच्छी होगी क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर में बहुत अच्छी तरह से सोल्यूबल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो NaCl लिया है हमने वही क्या है आपका स्ट्रॉन्ग आयन, ठीक है। आयन से वो कटायंस अनायंस वहां पे प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली आयन लिखेंगे। स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंटरैक्शन विथ वाटर, ठीक है। जो हमने ऊपर लिखा है उसी का मीनिंग है स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल, आयन से भाई पॉजिटिव निगेटिव पोल से, इसी का मतलब आयन से, डाइपोल है मतलब दो दो पोल्स वहां पे प्रेजेंट है पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो क्या है डाइपोल, तो इंटरेक्शन हो रही है उसकी, स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो रही है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्ट हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल में वो सोल्यूबल हो रहा है या डिजोल्व हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे मैम पोलर नेचर का तो हमने देख लिया, अगर नॉन पोलर के कंपाउंड आ जाए तो चलिए वो भी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर नॉन पोलर सोल्यूट को डिसॉल्व करेंगे हम नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर में, ठीक है। यहां पे हमने देखा है सेकंड पॉइंट में लाइक डिसॉल्व लाइक में पोलर सोल्यूट था, डिसॉल्व हो रहा था पोलर सॉल्वेंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट पे हमने मेंशन किया है नॉन पोलर सोल्यूट, ठीक है। नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पे अगर आप सोल्यूट का नेचर देखोगे तो वो नॉन पोलर है, एंड अगर सॉल्वेंट का भी नेचर देखोगे तो वो भी नॉन पोलर है। यहाँ पे पोल्स प्रेजेंट है आपके, निगेटिव पॉजिटिव पोल्स प्रेजेंट है, नॉन पोलर्स में पोल्स नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वहां पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं।
कोलेस्टेरॉल in cholesterol dissolve in बेंजीन। दोनों के दोनों जो कंपाउंड्स हमने लिए एग्जांपल्स में, तो कोलेस्टेरॉल है आपका नॉन पोलर सोल्यूट एंड बेंजीन है आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आप सोल्यूट का एंड सॉल्वेंट का नेचर अगर देखोगे तो यहाँ पे सोल्यूट है आपका नॉन पोलर नेचर का, एंड अगर सॉल्वेंट पे देखें तो सॉल्वेंट भी कैसा है भाई, नॉन पोलर नेचर का है। मतलब सोल्यूट का एंड सॉल्वेंट का जो नेचर है, दोनों के दोनों जो नेचर है नॉन पोलर के है, मतलब सिमिलर केमिकल नेचर वो वहाँ पे शो कर रहे हैं। अगर सिमिलर केमिकल नेचर वो वहाँ पे शो करते, इसी का मतलब क्या होता है, वो बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के अंदर में सोल्यूबल हो रहे, चाहे वो पोलर कंपाउंड हो चाहे वो नॉन पोलर कंपाउंड हो। लेकिन अगर उनका केमिकल नेचर सेम है, मतलब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का अगर केमिकल नेचर सेम है, तो इसका मतलब वो दोनों के दोनों की जो सोल्यूबिलिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे पोलर कंपाउंड था सोल्यूट, यहाँ पे भी पोलर सॉल्वेंट था, इसका मतलब दोनों के दोनों सिमिलर केमिकल नेचर के थे, तो यहाँ पे भी जो सोल्यूबिलिटी थी वो बहुत अच्छी थी। यहाँ पे भी देखें हम तो दोनों के दोनों जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है, तो दोनों के दोनों सेम केमिकल नेचर में है, जो है नॉन पोलर नेचर, तो दोनों का नेचर सेम है। इसी का मतलब यहाँ पे भी सोल्यूबिलिटी कैसी होगी, बहुत अच्छी वहाँ पे सोल्यूबिलिटी रिप्रेजेंट हो रही है, क्योंकि दोनों का केमिकल नेचर सेम है। ठीक है, तो ये वाला था हमारा सबसे पहला वाला फैक्टर जो सोल्यूबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के ऊपर। ठीक है, देन नेक्स्ट मूव करते सेकेंड फैक्टर के ऊपर। तो चलिए गई सेकेंड वाला फैक्टर देखते हैं, जिसका नाम था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी। ठीक है, अभी इसमें देखना है हमें कि टेम्परेचर के ऊपर सोल्यूबिलिटी कैसे डिपेंड करती है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सोल्यूबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट्स थ्रू लिखेंगे। सबसे पहला वाला पॉइंट है solubility changes with temperature। ठीक है, सबसे पहला वाला पॉइंट लिखा है हमने सोल्यूबिलिटी चेंजेस विथ टेम्परेचर। जब जब आपका टेम्परेचर चेंज होगा तब तब सोल्यूबिलिटी भी चेंज होगी। ठीक है, टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। जब जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तब तब सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आप यहाँ पे ऐसा भी मेंशन कर सकते हो लाइक सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मतलब वो डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगी, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, मतलब सोल्यूबिलिटी बदलती है टेम्परेचर्स के अनुसार। ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे सोल्यूबिलिटी भी चेंज होगी, जैसे वो डिक्रीज होगा वैसे सोल्यूबिलिटी भी डिक्रीज होगी, मतलब वो डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। देन नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम सोल्यूबिलिटी में, सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स ऑन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर पे तो डिपेंड करती है, उसके साथ साथ वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में देखते हैं हम कुछ दो टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में जो इंपॉर्टेंट दो टर्म्स के बारे में हमें देखना है वो कौन कौन सी दो टर्म्स हैं। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में जो सबसे पहले वाली टर्म यहाँ पे हम देखने वाले हैं वो देखो अभी, द कंपाउंड dissolve in water in which heat is absorbed। ठीक है, हीट इज एब्जॉर्ब,
उसी का मतलब होता है जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो उस टर्म को बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडो मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही वहां पे, ठीक है, उसके स्टार्टिंग में ही दिया है। एंडोथर्मिक मतलब वहां पे हीट इन हो रही है, बीच में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे उसका मीनिंग एंडोथर्मिक। ये है आपकी पहली वाली टर्म, ठीक है। सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले द कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, मतलब ही होता है आपका एंडोथर्मिक। देन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, ठीक है। सबसे पहली वाली बात हमने लिख ली। जो सेकंड है उसको भी लिख लेते। पहले सेंटेंस मेंशन कर देती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। द कंपाउंड्स, बिल्कुल पहला वाला जो पॉइंट हमने लिखा है उसके बिल्कुल अपोजिट होगा, ठीक है। इन वाटर इन विच, ऊपर वाले पॉइंट में जो हीट थी वो एब्जॉर्ब हो रही थी, नीचे वाले पॉइंट में जो हीट है वो होगी लिबरेट, लिबरेटेड। उसी का मतलब होता है एक्सोथर्मिक। देन टेम्परेचर इज डिक्रीजेस। सेंटेंस तो हमने लिख लिया, अभी उसको समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या, वो इसी पार्ट से आपको समझेगा, ठीक है। सबसे पहले वाले पॉइंट में हमने मेंशन किया था द कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर। कोई भी अगर हम कंपाउंड ले उसको वाटर के अंदर में हम डिजॉल्व करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होगा वो देखो। फिर जब हम उस कंपाउंड को वाटर के अंदर में मिक्स करेंगे, डिजॉल्व करेंगे, तब क्या होगा, हीट इज एब्जॉर्ब। जब भी हम किसी कंपाउंड को वाटर के अंदर में डिजॉल्व करेंगे तब हीट क्या होगी, उसकी एब्जॉर्ब होगी, बीच में आएगी, ठीक है, एब्जॉर्ब हो रही है। और जब हीट एब्जॉर्ब होती है उसी टर्म को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बताया था तो वो है एंडोथर्मिक वाली, ठीक है। एंडोथर्मिक का मीनिंग ये होता है जब हीट एब्जॉर्ब होती है, जब कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड डिजॉल्व हो रहा है वाटर के अंदर में, और तब जब वो हीट एब्जॉर्ब होती है उसी को कहते हैं हम एंडोथर्मिक। एंडो मतलब ही क्या है भाई, वो बीच में आ रही है, अंदर आ रही है, इन हो रही है। एंडो का मतलब है कि वो इन हो रही है, अंदर आ रही है, ठीक है। इसीलिए हमने बोला है हीट इज एब्जॉर्ब। देन क्या होता है वो देखो। देन हीट जब एब्जॉर्ब हो जाती है, जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो वहां पे क्या होगा, हीट बढ़ जाएगी। उस कंपाउंड के अंदर में हीट जब बढ़ जाएगी तब वहां पे टेम्परेचर कैसा होगा भाई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। अगर वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, बाहर ही नहीं निकल रही है, अगर वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। एंड अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब क्या होता है, सोल्यूबिलिटी भी कैसी होगी, इंक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है टेम्परेचर को। टेम्परेचर के साथ साथ वो बढ़ती है या घटती है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब सोल्यूबिलिटी भी वहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हम वहाँ पे मेंशन कर देते हैं सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस। कंसेप्ट को समझ लो भाई, रट्टा मत मारो, बहुत इजी टर्म है। जब कंपाउंड को हमने वाटर के अंदर में डिजॉल्व किया तब वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, और जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है उसी टर्म को कहते हैं हम एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट जो है वो अंदर आ रही है, इन हो रही है, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। एंड जब हीट एब्जॉर्ब होगी उसको बाहर निकलने के लिए जगह ही नहीं है, हीट एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी कैसे लगेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होते रहेगा। एंड जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि टेम्परेचर जो सोल्यूबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। द कंपाउंड, नेक्स्ट पॉइंट में भी क्या है मेंशन किया है वो देखो। जब कंपाउंड डिजॉल्व होगा वाटर के अंदर में, ठीक है, जब हम कोई कंपाउंड्स लेंगे तो वो कंपाउंड जब डिजॉल्व होंगे वाटर के अंदर में तब क्या होता है, यहाँ पे हीट इज लिबरेटेड। हीट लिबरेट होती है मतलब बाहर जाती है, एग्जॉस्ट हो रही है, वो बाहर निकल रही है, हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। जो पहली वाली टर्म देखी थी हमने एंडोथर्मिक, उसके केस में क्या हो रहा था, हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, अंदर आ रही थी। लेकिन जो ये वाली टर्म हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगी, हीट बाहर जा रही है,
यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, यहाँ पे हीट बाहर जा रही है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, यहाँ पे बाहर जा रही है, लिबरेट हो रही है। एंड जब हीट लिबरेट होती है उसी टर्म को क्या कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक। एक्सो का मीनिंग ही क्या होता है भाई, एग्जॉस्ट होना, बाहर चले जाना, ठीक है। तो वो क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है, बाहर निकल रही है, एक्सक्रीट हो रही है। देन जब हीट बाहर जा रही है भाई, हीट ही नहीं बच रही है अंदर, कंपाउंड के अंदर अगर हीट ही नहीं बच रही है, हीट ही बाहर जा रही है, लिबरेट होती जा रही है, तो काय को टेम्परेचर बढ़ेगा भाई, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा क्योंकि वहाँ पे हीट ही नहीं है, तो वहाँ पे टेम्परेचर होगा डिक्रीज। एंड अगर टेम्परेचर हो रहा है डिक्रीज तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, ऑब्वियसली डिक्रीज ही होगी, ठीक है, क्योंकि सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। तो एक्सोथर्मिक के केस में क्या होगा, जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज होगी क्योंकि वहां पे टेम्परेचर हो रहा है डिक्रीज, तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, वहां पे डिक्रीज है, सोल्यूबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो हमने पढ़ लिया कि जो सोल्यूबिलिटी होती है वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर भी डिपेंड करती है, मतलब एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक की जो टर्म्स हमने यहाँ पे देखी तो इसके ऊपर भी सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है एंड उसके साथ साथ वो टेम्परेचर पे भी डायरेक्टली डिपेंड करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते, अगर मैं एक प्लॉट ग्राफ, मतलब एक ग्राफ प्लॉट करूं मैं, जो है टेम्परेचर एंड सोल्यूबिलिटी वर्सेस, ठीक है, अगर टेम्परेचर एंड सोल्यूबिलिटी वर्सेस में एक ग्राफ प्लॉट करूं एंड आपके टेक्स्ट बुक में उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं तो वो भी देख लेते, ठीक है। सबसे पहले हम ग्राफ देखेंगे एंड उसके ऊपर जो आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं वो देखते, ठीक है। उसके लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं एक ग्राफ एंड देन उसके ऊपर के जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं उसको। तो चलिए गाइस ग्राफ प्लॉट करते हैं जो है टेम्परेचर वर्सेस सोल्यूबिलिटी का। ये है यहाँ पे सोल्यूबिलिटी, ये है यहाँ पे टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। देन नंबरिंग्स मेंशन कर देते हैं, 0, 20, 40, 60, 80, 100। देन नेक्स्ट यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं 50। एग्जैक्टली आपको ऐसी रीडिंग्स लेनी है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप डायरेक्टली भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, सिर्फ कंसेप्ट समझ लेना इंपॉर्टेंट बात है। अगर कंसेप्ट समझ गया तो फिर आप ग्राफ भी निकाल दोगे, ऐसी कोई नीडेड नहीं है कि एग्जैक्टली आपको यही रीडिंग्स लेनी है, यही नंबर्स आपको एक्स एंड वाई एक्सिस पे मेंशन करने, ऐसा कोई भी नीडेड नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक्चुअल में कंसेप्ट को समझ लेते। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ग्राफ निकाला है, तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में जो आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं तो उनको देखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया है, सोल्यूबिलिटी ऑफ NaBr, NaCl, KCl changes slightly with टेम्परेचर। तो अभी सबसे पहला वाला जो एग्जांपल दिया है आपको NaBr, NaCl एंड KCl का, वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ लिया है, तो वही एग्जांपल्स लेना है हमें NaBr, NaCl एंड KCl का। तो जो सोल्यूबिलिटी है NaBr, NaCl एंड KCl की, वो क्या हो रही है भाई, चेंजेस स्लाइटली, धीरे धीरे चेंज हो रही है, चेंजेस स्लाइटली विथ टेम्परेचर। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इन एग्जाम्पल्स की, मतलब NaBr, NaCl एंड KCl की जो सोल्यूबिलिटी होगी वो धीरे धीरे बढ़ेगी, एकदम राइज नहीं होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो चलिए देखते, ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं।
कंसेप्ट अगर समझ लिया तो ग्राफ निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं है, एंड ऐसा कोई भी नीडेड नहीं है एग्जाम में कि आपको 100% वैसा ही ग्राफ निकालना है जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। आप आपके कंसेप्ट के थ्रू भी ग्राफ को निकाल सकते हो, उसको भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सोल्यूबिलिटी जो है आपकी NaBr की, वो देखते हैं NaBr एंड NaCl एंड KCl की। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल्स की सोल्यूबिलिटी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, ये है आपका NaCl, KCl, NaBr। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ग्राफ में लिया है NaBr, NaCl एंड KCl का। तो सोल्यूबिलिटी जो है इसकी, तो सोल्यूबिलिटी एकदम राइज नहीं हुई है कि हाँ भाई वो 0 से लेके बहुत ऊपर तक चली गई है, मतलब 250 तक उसकी जो सोल्यूबिलिटी थी वो बहुत आगे चली गई है टेम्परेचर को इंडिकेट करते करते, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो सोल्यूबिलिटी है NaBr, KCl एंड NaCl की, वो धीरे धीरे बढ़ रही है टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे यहाँ से आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे उनकी धीरे धीरे सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है, डायरेक्टली राइज नहीं हो रही है, डायरेक्टली वो एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, नॉर्मली बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, स्लाइटली चेंज हो रहा है उसमें। ठीक है, तो ये वाला था हमारा पहले एग्जाम्पल के बारे में जो था सोल्यूबिलिटी ऑफ NaBr, NaCl एंड KCl का, जो स्लाइटली चेंज होती है, उनकी सोल्यूबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती है टेम्परेचर के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है सोल्यूबिलिटी ऑफ KNO3, उसके बाद है NaNO3, देन उसके बाद है KBr। ठीक है, इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग सोल्यूबिलिटी। ठीक है, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में हमने लिए है KNO3 का एग्जाम्पल, NaNO3 का एग्जाम्पल एंड KBr का एग्जाम्पल। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो लिए, तो तीनों एग्जाम्पल्स में बोला है जो KNO3, NaNO3 एंड KBr की जो सोल्यूबिलिटी होगी वो इंक्रीज होगी कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज विथ टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर है, जो सोल्यूबिलिटी है इन एग्जाम्पल्स की वो इंक्रीज होगी जब टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये कौन सी वाली टर्म है भाई, कुछ याद आया? अभी देखा हमने जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उसी का मतलब कौन सी वाली टर्म थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब वहाँ पे जो हीट थी वो एब्जॉर्ब हो रही थी, इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा था। एंड अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो चलिए देखते हैं उन तीनों एग्जाम्पल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी जो KNO3 है, देन नेक्स्ट NaNO3 है आपका, कोई नीडेड नहीं है कि मैं जैसा ग्राफ निकाल रही हूँ उस आपको भी वैसा ही निकालना है, आप आपके अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी वहाँ पे ग्राफ निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका KNO3, देन नेक्स्ट था आपका NaNO3, देन नेक्स्ट है KBr। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्राफ में और तीन सोल्यूबिलिटी देखी जो है KNO3, NaNO3 एंड KBr की, जो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कब इंक्रीज हो रही है उनकी सोल्यूबिलिटी, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होते जा रही है। ठीक है, तो ये वाला था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल्स जिसमें देखा हमने KNO3, NaNO3 एंड KBr के बारे में। ठीक है, अभी थर्ड एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। सोल्यूबिलिटी ऑफ, नेक्स्ट सोल्यूबिलिटी है आपकी Na2SO4 के बारे में। सोल्यूबिलिटी ऑफ Na2SO4 डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। थर्ड एग्जाम्पल में हमने देखा है जो Na2SO4 का एग्जाम्पल है उसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है भाई, यहाँ पे अपोजिट है। Na2SO4 की जो सोल्यूबिलिटी होगी वो डिक्रीज होगी, कैसे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा।
जब जब टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब क्या होगा, Na2SO4 की जो सोल्युबिलिटी है वो होगी डिक्रीज। मतलब कैसे वो देखो, ग्राफ में मेंशन नहीं किया है टेक्स्ट बुक में, लेकिन आप समझ लो यहाँ से, ठीक है। सोल्युबिलिटी कब डिक्रीज होगी, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर इसको मेंशन करना इतना नीडेड नहीं है, लेकिन समझ लो इसी ग्राफ के ऊपर मैं आपको मेंशन करके देती हूँ, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। Na2SO4 की जो सोल्युबिलिटी है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे सोल्युबिलिटी का ग्राफ कैसे जा रहा है भाई, नीचे जा रहा है। सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है सोल्युबिलिटी, एंड टेम्परेचर कैसे हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर जो सोल्युबिलिटी है वो होगी डिक्रीज, क्योंकि ग्राफ नीचे आ रहा है, सोल्युबिलिटी होगी डिक्रीज, यहाँ पे मेंशन करके रखते हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है ये नीचे आ रहा है, मतलब सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, एंड टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है भाई, टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे Na2SO4 को मेंशन करके रखते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्राफ के थ्रू कुछ एग्जाम्पल्स को भी मेंशन कर दिया, कुछ एग्जाम्पल्स की भी हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली कि एक्चुअल में जो NaBr, NaCl एंड KCl होते हैं वो स्लाइटली चेंज होते, धीरे धीरे वो टेम्परेचर के साथ उनकी सोल्युबिलिटी बढ़ती है। जो सेकंड एग्जाम्पल देखा KNO3, NaNO3 एंड KBr का, तो उसमें हमने देखा जो सोल्युबिलिटी है इन एग्जाम्पल्स की वो इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि वो क्या है भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वहां पे हीट हो रही है एब्जॉर्ब, तो वहां पे जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो रहा है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। जो थर्ड है उसमें हमने देखा था सोल्युबिलिटी ऑफ Na2SO4, उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो हो रही है डिक्रीज, ठीक है, ग्राफ नीचे आ रहा है। Na2SO4 की जो सोल्युबिलिटी वो हो रही है कम, टेम्परेचर हो रहा है इंक्रीज, ठीक है। तो ये वाला था हमारा थर्ड एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट एक और टर्म है उसको भी समझ लेते हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ gases in water is decreases with increasing temperature। तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया है वो है सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। जब सोल्युबिलिटी जो गैसेस इन वाटर कंपाउंड्स होते हैं उनकी सोल्युबिलिटी उनकी जो सोल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज होगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर की जो सोल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट था हमारे सेकेंड फैक्टर्स में जिसका नाम था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमने देखा कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो सोल्युबिलिटी के ऊपर कैसे होता है। सबसे पहले बात तो जो सोल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्ट डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। देन नेक्स्ट सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर। देन एंथैल्पी में हमने दो टर्म्स देखी, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देन नेक्स्ट प्लॉट देखा हमने जो था सोल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, उसमें हमने 3 एग्जांपल्स देखे। सबसे पहले सोल्युबिलिटी देखी थी हमने NaBr, NaCl एंड KCl की जो स्लाइटली चेंज हो रही थी, मतलब जो सोल्युबिलिटी थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी टेम्परेचर के साथ। सेकंड एग्जांपल में हमने देखा KNO3, NaNO3 एंड KBr की जो सोल्युबिलिटी है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि सोल्युबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हमने देखा Na2SO4 का जो एग्जाम्पल है उसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ग्राफ के थ्रू हमने यहाँ पे मेंशन करके रखा है, ठीक है। देन नेक्स्ट लास्ट एक पॉइंट था वो भी हमने देख लिया, जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो ये वाला था हमारा सेकेंड फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। देन नेक्स्ट चलते थर्ड फैक्टर के ऊपर जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी। तो चलिए गाइस, थर्ड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी। थर्ड फैक्टर है, लास्ट फैक्टर है सोल्युबिलिटी का जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है सोल्युबिलिटी के ऊपर वो हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला वाला पॉइंट, इन केस ऑफ
सॉलिड एंड लिक्विड solubility not depends on pressure। ठीक है, सेकेंड पॉइंट मेंशन करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। इन केस ऑफ गैसेस solubility depends on प्रेशर। ठीक है, अभी समझ लेते हैं। जो सबसे पहला वाला पॉइंट हमने लिखा है, इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, हमें पता है स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने देखा था टोटल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। उनके केस में क्या होता है, जो सॉलिड एंड लिक्विड होते हैं, तो सॉलिड एंड लिक्विड की केस जब आती है, जब सॉलिड एंड लिक्विड कंपाउंड्स आ जाते हैं, तब उनकी जो सोल्यूबिलिटी होती है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड का अगर कंपाउंड आ जाए तो उनकी जो सोल्यूबिलिटी होती है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन अगर जो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर थर्ड है, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर थर्ड है, तो वहाँ पे जो गैसेस के कंपाउंड्स आएंगे तब उनकी जो सोल्यूबिलिटी होगी वो डिपेंड करेगी प्रेशर के ऊपर। ओनली गैसेस मॉलिक्यूल्स की जो सोल्यूबिलिटी होती है वही डिपेंड करती है प्रेशर के ऊपर। सॉलिड एंड लिक्विड कंपाउंड जो होंगे उनकी सोल्यूबिलिटी बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है प्रेशर के ऊपर। ठीक है, ऐसा क्यों? जो प्रेशर होता है, तो जो गैस होता है, तो गैसेस कंपाउंड को हम हमेशा एक्सप्रेस करते हैं प्रेशर के टर्म में। ठीक है, गैसेस कंपाउंड को हम हमेशा एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इसीलिए गैसेस कंपाउंड की जो सोल्यूबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है प्रेशर के ऊपर, सॉलिड एंड लिक्विड कंपाउंड्स की नहीं करती है। लेकिन गैसेस कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी जो होगी वो डिपेंड करेगी प्रेशर के ऊपर। मतलब ये क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तब सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, वो भी लिख लेते हैं पॉइंट। When pressure increases, then solubility of gas is also increases। ठीक है, जब प्रेशर इंक्रीज होगा तब सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस भी क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। क्योंकि यहाँ पे हम ऐसा भी मेंशन कर सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी जो होगी वो डायरेक्टली डिपेंड करती है प्रेशर के ऊपर। ठीक है, सोल्यूबिलिटी डायरेक्ट डिपेंड करती है प्रेशर के ऊपर, इसीलिए अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तब सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसी का मतलब क्या होता है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज ऑल्सो इंक्रीजेस। एंड अगर डिक्रीज हो जाए तो व्हेन प्रेशर decreases, then solubility of gas is also decreases। ठीक है, प्रेशर अभी डिक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इसी का मतलब क्या होगा, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होगा। क्योंकि अभी क्या बताया मैंने, सोल्यूबिलिटी डायरेक्ट डिपेंड करती है प्रेशर के ऊपर, इसीलिए अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी। एंड अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी भाई, डिक्रीज होगी। तो ये वाला था हमारा थर्ड फैक्टर। तो थर्ड फैक्टर में हमने देखा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी में, कि सोल्यूबिलिटी प्रेशर के ऊपर कब डिपेंड करती है। सॉलिड एंड लिक्विड के केस में सोल्यूबिलिटी प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ओनली इन केस ऑफ गैसेस सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स ऑन प्रेशर। ठीक है, गैसेस कंपाउंड अगर आए तो उन्हीं कंपाउंड्स में, उन्हीं केस में सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है प्रेशर के ऊपर। क्योंकि हम गैसेस कंपाउंड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए ओनली गैसेस कंपाउंड ही डिपेंड करता है। गैसेस कंपाउंड की जो सोल्यूबिलिटी होगी वही डिपेंड करती है प्रेशर के ऊपर। ठीक है, देन उसमें हमने 2 पॉइंट्स देखे। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा
तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि सोल्यूबिलिटी डायरेक्ट डिपेंड करती है प्रेशर के ऊपर। तो प्रेशर इंक्रीज तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज तो सोल्यूबिलिटी भी डिक्रीज। ठीक है, देन ये वाला पार्ट तो हमने थर्ड फैक्टर में देख लिया, लेकिन ये वाला जो रिलेशनशिप हमने यहाँ पे देखा सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस एंड प्रेशर के बीच में, तो ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला रिलेशन हेनरीज लॉ ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो चलते हैं हेनरीज लॉ के ऊपर। यही जो रिलेशन हमने यहाँ पे देखा है प्रेशर के बीच में एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस के बीच में, तो यही वाला रिलेशन प्रेशर एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस में जो रिलेशनशिप दिया है, जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में, तो ये वाला रिलेशन बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है हेनरीज लॉ में। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हेनरीज लॉ के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, जो डिपेंड करता है आपके फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग ऑन सोल्यूबिलिटी के थर्ड फैक्टर के ऊपर, जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो देखते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस एंड प्रेशर में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हेनरीज लॉ को। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ में देखते हैं कि हेनरीज लॉ में एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। Solubility of gas, it is express that the solubility of gas is directly proportional to the pressure। ठीक है, बहुत सीधा सा उसने स्टेट किया है। इट इज स्टेट दैट, ऐसा भी आप उसको मेंशन कर सकते हो या ऐसी भी स्टार्टिंग उसके आप कर सकते हो। इट इज एक्सप्रेस दैट। ठीक है, तो हेनरीज लॉ में हमने लिखा है इट इज एक्सप्रेस दैट और इट इज स्टेट दैट। ठीक है, स्टेट भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, एक्सप्रेस बोलो या स्टेट बोलो, दोनों सिमिलर बात है। ठीक है, इट इज स्टेट दैट द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अभी आप हमें फॉर्मूला क्रिएट करना है, तो उसमें हमने उसकी डेफिनेशन लिखी, एक सेंटेंस लिखा है हेनरीज लॉ में जो है इट इज स्टेट दैट द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर आपको फॉर्मूला भी उसका याद रह गया तो फॉर्मूले के थ्रू आप डेफिनेशन बना सकते हो, एंड डेफिनेशन याद है तो उसके थ्रू आप उसका फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करोगे आप एस से। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो ये वाला हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिया है, सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ पे अगर हमें प्रोपोर्शनल को हटाना है तो वहाँ पे हमें कांस्टेंट चाहिए, तो कांस्टेंट क्या लेंगे हम वो देखो, S विच इज इक्वल टू दी KHP। ठीक है, कांस्टेंट को हटा दिया हमने, कांस्टेंट की जगह मतलब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उसकी जो साइन थी उसको हटा दिया, एंड वहाँ पे हमने कांस्टेंट को शिफ्ट किया है। ठीक है, तो अभी उनका फुल फॉर्म लिख लेते हैं। जो S है, S रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। जो P है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस, एंड देन नेक्स्ट जो लिखा है हमने KH वो है वहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन में ही दिया है कि आपको फॉर्मूला कैसे बनाना है। S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यस का मतलब ही क्या है भाई, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हमने हटा दिया, उसकी जगह पे शिफ्ट किया है KH को, जिसको हमने नाम दिया यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट, क्योंकि हेनरीज लॉ में पढ़ रहे हैं भाई, तो जो कांस्टेंट यूज करेंगे वो हेनरीज कांस्टेंट ही तो होगा, क्योंकि देख क्या रहे, हेनरीज लॉ देख रहे। हेनरीज साइंटिस्ट ने वहां पे प्रूफ किया है रिलेशनशिप सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस एंड प्रेशर के बीच में, तो वो उसके कांस्टेंट को क्या नाम देगा, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, तो S था सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, P था प्रेशर ऑफ गैस, एंड KH इज
हेनरीज कांस्टेंट, क्योंकि वो एक्सप्रेस किया है हेनरीज लॉ में, हेनरीज साइंटिस्ट ने वो एक्सप्रेस किया है, इसीलिए उस कांस्टेंट को नाम दिया है हेनरीज कांस्टेंट। देन अभी हमें यहाँ पे पता चलेगा जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा प्रेशर को। उसी का मतलब क्या देखा था हमने, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर में। जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन क्या इंडिकेट करेगी कि वो डायरेक्टली डिपेंड करता है। इसी का मतलब क्या होगा, जब जब आपका प्रेशर बढ़ेगा तब तब सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में अभी देखा हमने कि प्रेशर इंक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। क्यों हो रही है, क्योंकि हेनरीज लॉ ने हमें यहाँ पे प्रूफ करके दिया है कि सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर को। इसीलिए जब जब प्रेशर बढ़ेगा तब तब सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस भी बढ़ेगी। एंड जब जब प्रेशर डिक्रीज होगा तब सोल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या होगा भाई, ऑफ कोर्स डिक्रीज ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है सोल्युबिलिटी प्रेशर के ऊपर। ठीक है, देन नेक्स्ट हमने उसके फुल फॉर्म्स भी लिख लिए, मतलब एस क्या रिप्रेजेंट करेगा, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस पी है, प्रेशर ऑफ गैस, एंड के एच है आपका हेनरीज कांस्टेंट। ये बात तो हो गई भाई यहाँ पे, लेकिन और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें न्यूमेरिकल्स में लगने वाला है कि यूनिट्स, यूनिट्स भी तो पता होने चाहिए। सिर्फ हमने एस है आपका सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, पी है प्रेशर ऑफ गैस, के एच इज हेनरीज कांस्टेंट, इतने से बात नहीं होगी ना, हमें उसके यूनिट्स भी तो पता होने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर हेनरीज लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और आपके टेक्स्ट बुक में भी आपके हेनरीज लॉ के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स पूछे हैं, तो उसके लिए हमें यूनिट्स पता होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं यूनिट्स के बारे में। अगर ये वाला जो एच है आपका, जो के एच कॉन्स्टेंट लिया है हमने, ठीक है, तो के एच कॉन्स्टेंट के अगर हमें एक और इक्वेशन बनाना है तो के एच विच इज इक्वल टू, अगर ये वाला के एच हमने बाहर निकाल दिया तो फिर बचेगा क्या, उसका फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा, एस अपॉन पी। ठीक है, तो कांस्टेंट जो है आपका हेनरीज कांस्टेंट, तो उसका एक फॉर्मूला यहाँ पे बन सकता है एस अपॉन पी, मतलब ये सोल्युबिलिटी ऑफ गैस अपॉन प्रेशर ऑफ गैस, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, अभी देखते हैं इसके यूनिट्स कैसे होंगे, यूनिट्स के बारे में देखते हैं। यूनिट्स देखो, अभी जो सोल्युबिलिटी है, तो सोल्युबिलिटी में जो हमने प्रीवियस पार्ट में सोल्युबिलिटी का लास्ट में टॉपिक देखा था, ठीक है, प्रीवियस पार्ट जो हमने सबसे पहला वाला पार्ट देखा है सॉल्यूशन लेसन का, सॉल्यूशन चैप्टर का, तो उसमें लास्ट में हमने सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन देखी थी एंड उसका यूनिट देखा था। तो सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वाली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। एंड उसके यूनिट्स भी तो देखे थे हमने, यूनिट्स क्या थे भाई, मोल पर लीटर। ठीक है, उसका यूनिट हमने पढ़ा था मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, उसी को हमने मेंशन किया था मोल एल। ठीक है, मोल अपॉन एल, देन उसी को हमने ऐसे भी तो रिप्रेजेंट किया था, मोल आ गया था, एंड जो एल है लीटर का वो चला गया था ऊपर, एंड ऊपर जाने की वजह से उसके ऊपर आ गया था -1। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ रहा था, तो ये यूनिट मिला था हमें सोल्युबिलिटी का, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था। ठीक है, सोल्युबिलिटी का यूनिट मिला था हमें यहाँ पे मोल लीटर और उसके ऊपर निगेटिव साइन, तो ये था सोल्युबिलिटी का यूनिट। देन नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर का यूनिट क्या है। ओके, प्रेशर के बारे में देखते हैं। प्रेशर का यूनिट देखते, तो प्रेशर का यूनिट होता है बार। ठीक है, प्रेशर का यूनिट होता है बार, फिट कर लो भाई दिमाग में, प्रेशर का यूनिट हमेशा बार होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स में ये बातें काम आने वाली है, प्रेशर का यूनिट हमेशा बार होना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल्स में आपको प्रेशर अलग अलग टर्म्स में एक्सप्रेस करके दिया है, प्रेशर अगर आपको mmHg के फॉर्म में दिया है, बार के फॉर्म में नहीं दिया, न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल्स की बात कर रही हूँ, अगर एग्जाम में आपको प्रेशर mmHg के फॉर्म में दिया है या टोर के फॉर्म में दिया है, तब आपको वो mmHg कन्वर्ट करना पड़ेगा बार में। देन नेक्स्ट, वैसे ही आपको अगर टोर का एग्जाम्पल दिया होगा, टोर में आपको प्रेशर बताया होगा
प्रेशर का यूनिट अगर टोर बताया होगा तो उसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बार में, ठीक है। लेकिन प्रेशर का यूनिट हमेशा बार होना चाहिए, ये बातें समझ लो, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करना है ये हमें आगे जो न्यूमेरिकल आने वाला है, जो न्यूमेरिकल हम देखने वाले उसमें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे कन्वर्जन करना है बार में। तो बार का यूनिट, प्रेशर का जो यूनिट होता है वो समझ लो भाई कि हमेशा प्रेशर का यूनिट बार होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं अभी KH का, ठीक है, जो आपका कांस्टेंट है हेनरीज कांस्टेंट, तो उसका यूनिट देखते कैसे होगा। तो हेनरीज कांस्टेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा हेनरीज कांस्टेंट में जो S है, तो S का यूनिट क्या लिखा हमने, S का यूनिट लिखा हमने यहाँ पे मोल लीटर -1, एंड जो प्रेशर है उसका यूनिट क्या है, बार, ठीक है, बार मिला। उसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, मोल लीटर -1, एंड अगर ये बार ऊपर चला जाएगा तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, निगेटिव -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मिला हमें यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट, ठीक है। हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट, तो हमने यहाँ पे यूनिट्स भी पढ़ लिए। सबसे पहले सोल्यूबिलिटी का देखा, जो था मोल लीटर -1 चार्ज आ गया था उसके ऊपर। प्रेशर का यूनिट होता है बार, एंड जो KH देख रहे हैं हम, ठीक है, ये वाला जो यूनिट है यहाँ पे, तो ये है KH का यूनिट। ऊपर ही लिख देती हूँ, ये है आपका KH का यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें KH का भी यूनिट मिल गया, मोल -1 बार 1, ठीक है। ये वाली यूनिट की जो बातें, ये न्यूमेरिकल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट समझ लो उसके कैसे कैसे हमने मेंशन करके दिए, ठीक है। तो ये था हमारा हेनरीज लॉ, बहुत इजी लॉ है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है इस लेसन में, ठीक है। जो कि हमने देखा सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, सोल्यूबिलिटी डायरेक्ट डिपेंड करती है प्रेशर के ऊपर। लेकिन अभी सभी हम जब लॉ देखते हैं तो कुछ भी अगर हम चीज़ देखें उसके कुछ एक्सेप्शंस तो होते ही भाई। ऐसा नहीं होता कि जो लॉ हम बताएंगे, जो चीज़ें हम बताएंगे वो पूरी तरह से फॉलो होंगी, ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई रूल बताएंगे तो वो अच्छी तरह से फॉलो होता ही है, नहीं होता है। कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तो उसमें रह ही जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें हेनरीज लॉ के कुछ एक्सेप्शंस देखनी है कि वो हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो देखते हैं उन एक्सेप्शंस को। तो चलिए गाइज उन एक्सेप्शंस को देखते हैं हेनरीज लॉ में। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस में है गैसेस लाइक NH3 and CO2 do not obey the Henry's law. ठीक है, यहाँ पे जो गैसेस है हमने देखा है कि जो सोल्यूबिलिटी होती है गैसेस की वो डिपेंड करती है प्रेशर के ऊपर, लेकिन हेनरीज लॉ को ये वाले दो गैसेस के जो कंपाउंड्स है NH3 एंड CO2 ये फॉलो नहीं करते, ऑबे नहीं करते हेनरीज लॉ को। क्यों, उसका रीजन भी बताती हूँ। NH3 एंड CO2 ये दो गैसेस है जो ऑबे नहीं करते हेनरीज लॉ को। क्यों, रीजन देखो अभी, बिकॉज these gases are highly soluble in वाटर। ये वाले जो गैसेस है अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वाले जो गैसेस है ये हाईली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर में, ठीक है। नॉर्मली सोल्यूबल होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हाईली सोल्यूबल हो जाएंगे वाटर के अंदर में तब वो हेनरीज लॉ की जो प्रॉपर्टी है, जो लॉ हेनरीज लॉ बता रहा है, तो वो उसको फॉलो नहीं करते, ऑबे नहीं करते। क्यों, उसके रिएक्शंस भी देख लेते हैं। जो NH3 का गैस है, ठीक है, NH3 इज अ गैस, NH3 का गैस रिएक्ट होगा वाटर के साथ जो कि है लिक्विड का कंपाउंड, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे रिएक्शंस देखोगे, ठीक है, आप यहाँ पे रिएक्शन देखोगे तो रिएक्शन में क्या होता है वो देखो। यहाँ का एक हाइड्रोजन जो है वो चला आएगा NH3 के अंदर में, ठीक है, यहाँ पे NH3 के अंदर में यहाँ का एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका NH4, अमोनियम आयन बन जाएगा। एंड देन रिमेनिंग बचा क्या था उधर, H एंड OH, ऐसे दो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, H एंड OH।
तो H प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे बचा है हमारा OH माइनस का आयन, तो OH माइनस का आयन इधर आ गया, ठीक है। तो ये था अमोनिया के केस में, अमोनिया का गैस था, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल था, यहाँ पे मिला है हमें अमोनियम आयन, ये है आपका हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे हमने देखा जो अमोनिया का गैस था, तो ये अमोनिया का गैस वाटर के अंदर में बहुत हाईली सोल्यूबल हो रहा है, बहुत हाईली डिजॉल्व हो रहा है, एंड उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे अमोनियम आयन क्रिएट हो गया एंड हाइड्रोक्साइड आयन क्रिएट हुआ था। तो इसकी वजह से ये वाला गैस हाईली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर में, तब वो हेनरीज लॉ के एक्सप्रेशन को फॉलो नहीं करता है, हेनरीज लॉ को ओबे नहीं करता है। उसी तरह से CO2 का भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। CO2 भी है आपका गैस, वो भी वाटर मॉलिक्यूल के अंदर सोल्यूबल हो रहा है। वहां पे क्या फॉर्म होता है वो देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिक्स होंगे, रिएक्ट होंगे, तब यहाँ पे बनेगा आपका H2CO3, ठीक है, वो है आपका कार्बोनिक एसिड। ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये है आपका वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे भी सिमिलर केस हुई भाई, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर में हाईली सोल्यूबल हो चुका है, हाईली डिजॉल्व हो चुका है, उसकी वजह से वहां पे कार्बोनिक एसिड बन गया, ठीक है। मतलब वो वाले जो ये दो गैसेस है NH3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये फॉलो नहीं करते हेनरीज लॉ को, बिकॉज दे आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हेनरीज लॉ के जो एक्सेप्शंस थे ये भी हमने देख लिए। देन नेक्स्ट देखते जो हेनरीज लॉ के ऊपर आपके टेक्स्ट बुक में आपको न्यूमेरिकल्स देके रखे, जो प्रॉब्लम्स दिए उनको देखते, ठीक है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट देखते हैं हेनरीज लॉ के ऊपर के न्यूमेरिकल्स को। तो सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम नंबर 2.1 दिया है उसको देखते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2.1 में मेंशन किया है, द सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, इसका मतलब क्या, आपको कंफ्यूजन करने के लिए वहां पे मेंशन नहीं किया है कि 25 डिग्री सेल्सियस वहां पे एक्चुअल में है क्या। तो हमें पता है भाई डिग्री सेल्सियस हम कब मेंशन करते हैं, टेम्परेचर दिया होता है तब, ठीक है। तो यहाँ पे हम गिवन लिखते हैं, गिवन में लिखते हैं जो दिया है आपको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, एंड 1 बार इज 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर -1, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक से क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। द सोल्यूबिलिटी ऑफ N2 गैस दिया है 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार। बार का यूनिट कब यूज करते हैं भाई, पहचान लेना, बार का यूनिट यूज कब करते हैं हम, प्रेशर में। तो आपको वो दिया है प्रेशर की वैल्यू 1 बार, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके नीचे वैल्यू दी है बार इज 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴, तो वो वैल्यू दी है आपको सोल्यूबिलिटी की, ठीक है। सोल्यूबिलिटी की वैल्यू क्या मेंशन की है फिर आपको 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड उसका यूनिट लिखा है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है, मतलब टू फाइंड क्या करना है वो देखो, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, मतलब ये आपका KH, उसको कैलकुलेट करना है। उसके नीचे क्या दिया है वो देखो, KH को एंड मोलैरिटी ऑफ N2 गैस डिसॉल्व इन वाटर, मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। मोलैरिटी को ही इंडिकेट करते हैं हम कैपिटल M से। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है एट प्रेशर दिया है, फिर अगेन बार में एट ATM, प्रेशर कितना दिया है 0.75 बार, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज आपको वहां पे दी है, यहाँ पे मोलैरिटी भी आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये था जो पार्ट हमें क्वेश्चन में मेंशन करके दिया है, वो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले पूछा है आपको KH यानी हेनरीज कांस्टेंट। तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला याद करो, सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी प्रेशर को, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हमने हटा दी थी एंड देन वहां पे मेंशन किया था हमने हेनरीज कांस्टेंट को, ठीक है। फॉर्मूला आपका ऐसा था, ओके। देन नेक्स्ट क्या किया हमने, KH कैलकुलेट करना है हमें,
के एच कैलकुलेट करना है। के एच का फॉर्मूला क्या बन रहा था फिर S/P। तो S की वैल्यू पुटअप करो एंड प्रेशर की वॉल्यूम आपको वहाँ पे पुटअप करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। S मतलब सोल्यूबिलिटी की वैल्यू दी है आपको 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल -1 एंड प्रेशर की वैल्यू दी है आपको 1 बार। ठीक है, देन इसको कैलकुलेट करना है तो वैल्यू मिल जाएगी आपको KH विच इज इक्वल टू दी 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल -1 एंड देन ये वाला बार भी ऊपर चला जाएगा। अगर बार ऊपर जा रहा है इसका मतलब वहाँ पे उसके ऊपर निगेटिव साइन आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने पहला वाला जो पार्ट हमें पूछा था हेनरीज कांस्टेंट का, तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है 6.85 इंटू 10⁻⁴ मोल L-1 बार -1। ठीक है, तो पहले वाली जो वैल्यू थी वो हमने कैलकुलेट कर ली यहाँ पे जो ए पार्ट था। ठीक है, ये वाला ए पार्ट, ये वाला है बी पार्ट। तो मूव करते बी पार्ट के ऊपर, बी पार्ट को हमें कैलकुलेट करना है अभी। तो बी पार्ट में कैलकुलेट करना है हमें मोलैरिटी के बारे में। अभी यहाँ पे एक बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो समझ लो। मोलैरिटी का मतलब ही होता है सोल्यूबिलिटी। ये बात समझ लो, मोलैरिटी को ही कहते हैं हम सोल्यूबिलिटी। ठीक है, सोल्यूबिलिटी कहो या मोलैरिटी कहो एक ही बात है। यहाँ पे ये वाली जो मोलैरिटी है इसी का मतलब क्या होता है, सोल्यूबिलिटी। मोलैरिटी को ही बोलते हैं हम सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। मोलैरिटी का मतलब ही सोल्यूबिलिटी, मतलब वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला ही वहाँ पे हमें यूज़ करना है। ठीक है, सोल्यूबिलिटी, देन सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला क्या था फिर KH इंटू P प्रेशर। ठीक है, यही फॉर्मूला था। सोल्यूबिलिटी KH की वैल्यू क्या मिली वो शिफ्ट करो 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल अपॉन लीटर। ठीक है, ये वाली वैल्यू मिली थी हमें सोल्यूबिलिटी में। देन नेक्स्ट क्या होता है वो देखो, अभी लीटर इंटू ये वाला था बार, माइनस की साइन हमने हटा दी है क्योंकि अभी यहाँ पे काम आने वाला है इसलिए हटाइए। देन नेक्स्ट ये वाली वैल्यू मिली, उसके बाद क्या करना है इनटू, देन P की वैल्यू डालनी है। लेकिन कहाँ पे वो देखो, मोलैरिटी कितने प्रेशर पे बताई थी आपको, एट कितने प्रेशर पे थी भाई 0.75। ये वाला 1 बार नहीं डालना है हमें, जो मोलैरिटी निकालनी थी तो वहाँ पे स्पेसिफिक आपको प्रेशर इंडिकेट करके दिया था, तो वो वाली प्रेशर की वैल्यू हमें वहाँ पे इंडिकेट करनी है। तो यहाँ पे डालेंगे हम 0.75 बार। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये वाला बार वहाँ से होने वाला था कैंसल, तो यहाँ से ये वाला बार हो जाता है कैंसल। देन आपको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल अपॉन लीटर 0.75। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके सोल्यूबिलिटी की जो वैल्यू है वो मिलेगी आपको 5.13 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल। देन ये वाला लीटर अगेन हमने ऊपर ले लिया, तो ये वाली वैल्यू मिली सोल्यूबिलिटी की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये वाला जो प्रॉब्लम आपको पूछा था प्रॉब्लम नंबर 2.1 तो वो सॉल्व कर दिया। सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। एंड एक बात और है, यहाँ पे जो प्रेशर दिया था दोनों टर्म्स में वो बार के टर्म में एक्सप्रेस किया था, इसलिए वहाँ पे चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। बार था तो प्रेशर बार में ही होना चाहिए, प्रेशर का यूनिट हमेशा बार होना चाहिए। लेकिन जब अगर वो बार की जगह कोई और यूनिट आ गया, मतलब mmHg आ गया या टॉर आ गया, तब क्या करोगे, तो वो आपको आगे का जो प्रॉब्लम दिया है उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे से दिया था, जो प्रेशर था वो बार के कंसेप्ट में दिया था, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। तो ये वाला था हमारा प्रॉब्लम नंबर 2.1। देन नेक्स्ट देखते प्रॉब्लम नंबर 2.2 को। तो चलिए गाइस प्रॉब्लम नंबर 2.2 को पढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2.2 में आपको मेंशन करके दिया है द हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ मिथिल ब्रोमाइड इज। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बताइए, गिवन लिख लो, फिर क्या दिया है KH, हेनरीज कांस्टेंट इंडिकेट करते हैं हम KH, उसकी वैल्यू दी है आपको 0.159। ठीक है, देन यूनिट मेंशन करके दिया है मोल, लीटर माइनस बार -1। ठीक है, देन नेक्स्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में दिया है, इसी का मतलब क्या है टेम्परेचर को मेंशन करके दिया है। देन नेक्स्ट व्हाट इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ मिथिल ब्रोमाइड, सोल्यूबिलिटी के बारे में पूछा है, व्हाट इज द सोल्यूबिलिटी। ठीक है, सोल्यूबिलिटी फाइंड आउट करनी है। देन नेक्स्ट
एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगेन टेम्परेचर मेंशन करके दिया है, एट प्रेशर ऑफ, देन प्रेशर की वैल्यू आपको वहां पे इंडिकेट करके दी है, प्रेशर दिया है 130 mmHg। ठीक है, अभी यहाँ पे सीधा वाला जो प्रॉब्लम हमने गिवन लिखा है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट को पता चल जाता है कि हाँ भाई सोल्यूबिलिटी निकालनी है, सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला शिफ्ट कर देने का, वैल्यूज डालने का है ना, आंसर निकालने का। इतनी इजी बात नहीं है। यूनिट भी तो देखो, अभी बताया मैंने, अगर प्रेशर का यूनिट बार नहीं है तो फिर आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशंस गलत हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले यूनिट पे फोकस करो कि जो प्रेशर है उसका यूनिट ठीक से दिया है या नहीं दिया है। तो अगर नहीं होगा तो उसको बार में कन्वर्जन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो प्रेशर का यूनिट दिया है mmHg के फॉर्मेट में, लेकिन आपको जो प्रेशर का यूनिट चाहिए वो हमेशा बार होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि mmHg का कन्वर्जन बार में कैसे करते हैं। तो एक मेन पार्ट है वो समझ लो भाई। यहाँ पे 1 ATM का मतलब होता है 1 बार। ठीक है, 1 ATM का मतलब होता है 1 बार। 1 बार का मतलब ही होता है 760 mmHg। ठीक है, उसी का मतलब होता है 760 टॉर। ठीक है, यूनिट समझ लो। अगर ये पार्ट समझ में आ गया तो आप प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो प्रॉब्लम में फिर गड़बड़ होगी और सही आंसर नहीं निकलेगा। इसलिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। 1 ATM का मतलब ही होता है 1 बार, 1 बार का मतलब ही होता है 760 mmHg एंड 760 mmHg का मतलब ही होता है 760 टॉर। ठीक है, अभी देखते कन्वर्जन कैसे करना है। ये वाला प्रेशर की वैल्यू आपको वहां पे मेंशन करके दी है, प्रेशर विच इज इक्वल टू जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लो। देन नेक्स्ट उसका कन्वर्जन किस में करना है भाई, हमें बार में करना है, तो बार की वैल्यू डालनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, बार की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 बार। देन नेक्स्ट अगेन नीचे mmHg का फॉर्मेट दिया है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम, mmHg का फॉर्मेट। कितने mmHg होना चाहिए, 760। शिफ्ट कैसे किया वो देखो भाई, जो एक्चुअल में 130 mmHg आपको देके रखा था उसको लिख लिया। देन नेक्स्ट बार में चाहिए वैल्यू हमें, तो 1 बार मेंशन किया हमने, अपॉन क्या किया, mmHg की वैल्यू क्या थी यहाँ पे वो मेंशन कर दी, 760 mmHg। अगर mmHg की जगह टॉर भी होता तो ये वाले टॉर को हम यहाँ पे मेंशन करते, देन यहाँ पे टॉर की वैल्यू मेंशन करते, टॉर इधर लिखते, सेम सिमिलर वैल्यू है, सिर्फ यूनिट चेंज होता। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या होगा वो देखो, यहाँ पे बार है, यहाँ पे mmHg है, यहाँ पे भी mmHg है, तो ये वाला mmHg ये वाला mmHg हो जाएगा कट। ठीक है, देन नेक्स्ट इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.173 बार। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली मिली आपको प्रेशर की वैल्यू बार में। प्रेशर की वैल्यू हमारे पास थी लेकिन वो mmHg के फॉर्मेट में थी, mmHg के टर्म में थी, लेकिन वो वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें बार के टर्म्स में वैल्यू चाहिए, बार यूनिट आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रेशर की वैल्यू थी हमारे पास 130 mmHg, तो ये वाला जो फॉर्मेट हमने यहाँ पे लिखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इसके थ्रू आप कन्वर्जन कर सकते हो बार में। ठीक है, चाहे mmHg का फॉर्मेट मिले, चाहे टॉर का फॉर्मेट मिले, चाहे 1 ATM का फॉर्मेट मिले, आप 1 बार के फॉर्म में मतलब बार का यूनिट वहाँ पे आप ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैसे शिफ्ट किया वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, जो एक्चुअल वैल्यू आपको मेंशन करके दी थी वो लिख ली। देन बार में कन्वर्जन करना था तो बार की जो वैल्यू दी थी 1 बार, तो वो हमने मेंशन कर दी, यहाँ पे 1 बार था तो 1 बार, एंड देन 1 बार की वैल्यू कितनी होती है 760 mmHg, उसको भी हमने वहाँ पे मेंशन कर दिया। देन ये वाला mmHg ये वाले mmHg के साथ हो जाता है कट। देन नेक्स्ट ये वाले कैलकुलेशन अगर हम करें तो वहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी आपको 0.173 बार। ठीक है, देन नेक्स्ट अभी आपको तो रास्ता क्लियर हो चुका है, प्रेशर का कन्वर्जन बार में अगर हो गया तो फिर इजीली फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में वैल्यू शिफ्ट करो, सीधी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सोल्यूबिलिटी कैलकुलेट करनी थी, सोल्यूबिलिटी लेंगे, सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला क्या था फिर, KH इंटू प्रेशर, KH की वैल्यू क्या दी थी आपको वहाँ पे 0.159 मोल लीटर माइनस बार -1। ठीक है, इनटू प्रेशर की वैल्यू क्या निकाली, अभी ये वाली प्रेशर की वैल्यू गलती से भी मत डाल देना। ठीक है, ये वाली है आपकी mmHg के फॉर्मेट में, लेकिन हमें बार के फॉर्मेट में वैल्यू वहाँ पे इंडिकेट करनी है, तो बार के फॉर्मेट में हमने वैल्यू निकाली 0.173
बार। ठीक है, अभी आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा कि बार को इस वाले बार से कैसे कैलकुलेट किया, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, लाइक मोल था तो ये माइनस साइन कब आई, ये किधर था भाई, नीचे था। ठीक है, इसीलिए ऊपर माइनस साइन आई थी तो हमने उसको नीचे लिख दिया, इनटू अभी ये वाला बार भी नीचे था, इसको हमने ऊपर लिया था तो माइनस साइन आई थी, इसको फिर से हम नीचे ले लेंगे, तो इसको हमने फिर से नीचे ले लिया बार। ठीक है, तो यहाँ पे है बार, ये वाला बार एंड ये वाला बार जो था यूनिट था वो हो जाएगा कैंसल। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, 0.159 मल्टीप्लाई करना है 0.173 के साथ, देन आपको वैल्यू मिल जाएगी वहाँ पे 0.0275 m। ठीक है, m की वैल्यू वहाँ पे मिल गई, मतलब ही सोल्यूबिलिटी की वैल्यू मिल गई। सोल्यूबिलिटी को ही हम m के फॉर्मेट में भी उसको यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, सोल्यूबिलिटी होता है आपका मोलैरिटी, इसीलिए हमने वहाँ पे कैपिटल M मेंशन कर दिया। तो ये वाली वैल्यू मिल चुकी है हमें यहाँ पे सोल्यूबिलिटी की। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। उसमें आपको सिर्फ एक ही बात पे फोकस करना है कि जो प्रेशर होगा तो उसको बार में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बार का यूनिट होना चाहिए, प्रेशर के जो पीछे होगा यूनिट दिया होगा तो वो आपका हमेशा बार होना चाहिए। अगर वो कोई अलग यूनिट बताया है, लाइक mmHg के फॉर्मेट में बताया है, टॉर्क के फॉर्मेट में बताए, तो आपको क्या करना है, कन्वर्जन कर लेना है सबसे पहले बार में। ठीक है, जैसे हमने इस केस में किया, सबसे पहले इस वाले प्रेशर को हमने बार में कन्वर्ट कर दिया, देन नेक्स्ट वैल्यूज पुट अप की एंड देन कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम नंबर 2.2 था तो वो भी हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर अवर चैनल, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।